आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे टैलेंट और एक ऐसे उस्ताद से करवा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स को मांझा है और उनको फील्ड में लेकर आए हैं और उसके बाद अब वो पाकिस्तानी के दिलों पर राज करते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिसमें कैफ़ी खलील हैं, वबी हैं और इससे और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। कैफ़ी खलील के हवाले से कुछ यूँ था कि मेरी मुलाकात उनसे हुई कि एक यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था। उस इवेंट के अंदर कैफ़ी को बुलाया गया था, तो मैंने काफ़ी मरतब उसको देखा था गिटार लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो। तो मेरा एक वो मुझे पसंद आया उसकी आवाज़। तो उस वक्त इसको मैंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप म्यूज़िक बनाएं, ताकि उसकी वीडियोस में बनाऊँ। तो मैंने कहा था कि एक छोटा मोटा मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है, तो उसके लिए मैं आपकी म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पास ना उस वीडियो के पैसे थे, ना उस म्यूज़िक को प्रोड्यूस करने के पैसे थे। मैं था उसके मॉडल थी और हम लोग गए CVO में, कुछ जगह पे गए, वो शूट किया और हमने उसको अपलोड किया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो उनके साथ हुई, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि जब बीच में हमारा एक वो था कि इसने चम्मानी आर्ट्स को दोबारा रीन्यू किया और रीन्यू करने के बाद उसने मुझे क्लेम किया। इस चीज़ को क्लेम को हटा दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैंने उस वक्त पे आपका साथ दिया था तो आपको चाहिए कि आप कामयाब हों, जो भी आप जहाँ भी हैं खुश रहें। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि आप अगर जहाँ से आप उठ रहे हैं अब वहीं ही उन्हीं के पैर ही काट रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की स्क्रीन से मोहम्मद मुइज़ कुरैशी का सलाम। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे टैलेंट और एक ऐसे उस्ताद से करवा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स को मांझा है और उनको फील्ड में लेकर आए हैं और उसके बाद अब वो पाकिस्तानी के दिलों पर राज करते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिसमें कैफ़ी खलील हैं, वबी हैं और इससे और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। मगर इन सबको कौन निखारता था और इन सबको इस ओहदे पर, इस शोहरत पर कौन लेकर आया और इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? तो एक बड़े अच्छे टैलेंट और बड़े अच्छे उस्ताद और बड़े अच्छे एक सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वली रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा आप कि आपका ये लाइफ स्टाइल अपना क्या है, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े एक स्टार्स बनाए, छोटे छोटे लोगों को, लेकिन अब आपका क्या एक लाइफ स्टाइल है और आपकी क्या एक लाइफ है पूरी? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ तो मेरी बहुत अच्छी है। और अभी ये है कि एक इदारे में मैं एज़ आ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा मैं इससे पहले एक टीचर था अरीना मल्टीमीडिया में, और अपना एक सेटअप है खुद ही, यानी कि पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है, यानी कि अपना एक जो मेरे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो मैंने परचेज़ करके अपने एक घर के अंदर छोटा सा सेटअप मैंने बनाया था मैंने। तो आहिस्ते आहिस्ते अल्हम्दुलिल्लाह अभी, यानी कि पहले लियारी में था, लियारी से भी शिफ्ट हो गया गुलशन इकबाल में। तो सब चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े बड़े नामों के साथ मैंने किए हैं, वो अब तक ऑनियर तो नहीं हुई हैं, लेकिन ऑनियर होने वाले हैं। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली मैंने काम किया, USAID के साथ काम किया, BBC के साथ काम किया मैंने। अच्छा दिल भाई, एक मेरा बड़ा ये पाकिस्तानी अवाम एक सवाल करते हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब ये जो कैफ़ी खलील है, इस हवाले से एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चल रहा है, पहले भी चलता आया। तो कहा जाता है कि इनको सिखाया किसने और इनको इस नहज तक कौन लाया? तो आपके साथ भी उन्होंने बड़ा काम किया और आपने भी बहुत कुछ सिखाया, आप लोग साथ काम करते थे, तो उस हवाले से क्या तासुरात हैं आपके? कैफ़ी खलील के हवाले से कुछ यूँ था कि मेरी मुलाकात उनसे हुई कि एक यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था। उस इवेंट के अंदर कैफ़ी को बुलाया गया था, और बेसिकली जैसे दोस्त यार होते हैं उनको बुलाते हैं कि आप इसमें गाना गाएं। तो मैंने काफ़ी मरतब उसको देखा था गिटार लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो। तो मेरा एक वो मुझे पसंद आया उसकी आवाज़ उस वक्त, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो मुलाकात हुई थी 2013-14 के दरमियान हुई थी। तो उस वक्त इसको मैंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप म्यूज़िक बनाएं, ताकि उसकी वीडियोस में बनाऊँ, क्योंकि ये कुछ यूँ था कि उस वक्त मैं भी एक स्ट्रगल दौर में गुजर रहा था मैं, क्योंकि मुझे चाहिए थे मैं उसके कुछ म्यूज़िक वीडियोस बनाऊँ मैं, ताकि मैं अपने एक प्रोडक्शन, क्योंकि मेरा एक अपना प्रोडक्शन है AWR फिल्म प्रोडक्शन के नाम से, AWR अदील वली रईस के नाम से। तो मैंने कहा था कि एक छोटा मोटा मैंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है, तो उसके लिए मैं आपकी म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पास ना उस वीडियो के पैसे थे, ना उस म्यूज़िक को प्रोड्यूस करने के पैसे थे। तो हमने बस ये, यानी उस वक्त तो शायद इतना बड़ा यूट्यूब लोग इतना फेमस नहीं था, तो इसलिए हमने कुछ म्यूज़िक्स हमने उसको लिए, ताकि उसको ये था कि वहाँ पे लियारी में ही एक स्टूडियो था, बासित बलोच के भाई का था, हफीज़ बलोच, उस्ताद हफीज़ बलोच, क्योंकि वो वहीं पे एक
वाहिद एक स्टूडियो था जहाँ पे हम लोग जाके उस वोकल करते थे। आई थिंक उस वक्त वोकलिंग के आई थिंक 1000-2000 रुपये कुछ पेमेंट थे, वो भी यानी कि मुझे भी यानी कि पॉकेट मनी मिलता था, वो मैंने दे के हमने एक वो कर दिया। हमने उसकी वीडियो पहले ऑडियो बनाई कमाज के नाम से। कमाज बैंड का एक सॉन्ग था, उसको कवर सॉन्ग किया हमने। तो उसकी म्यूज़िक वीडियो बनाने हम लोग गए। म्यूज़िक वीडियो भी यानी कि इस तरह था कि बस मेरी एक बाइक थी, मैं था उसके मॉडल थी, और हम लोग गए CVU में कुछ जगह पे गए, वो शूट किया और हमने उसको अपलोड किया। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा हमें पजीराई नहीं मिली। फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन के बाद कुछ मेरे पास और पैसे आ गए, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई वक्त के नाम से। तो उस वक्त का मैंने एक म्यूज़िक वीडियो बनवाया, यानी इसको मैंने कहा कि मुझे एक कवर सॉन्ग चाहिए। आई थिंक हमने जो जितने भी काम किए वो चाय के होटल में, पठान के होटल में बैठ के हमने वो सब चीज़ डिसाइडेड की हमने। और बस वहाँ पे बैठ के हमने डिसाइड किया कि हम इसकी एक कवर सॉन्ग बनाएंगे। तो हमने कवर सॉन्ग तो बना दिया, ऑडियो तो बना दिया। ऑडियो में ये था कि हमने वो इसके लाइव एकॉस्टिक गिटार के साथ हमने उसी तरह ही से हमने प्रोड्यूस किया। लेकिन उस वक्त ये था कि म्यूज़िक उसमें लाइव म्यूज़िक और लाइव उसकी रिकॉर्डिंग थी। हमने रिकॉर्डिंग करवाई। रिकॉर्डिंग के बाद फिर हमने सेकेंड डे वहीं पे लियारी में ही एक जगह था जहाँ पे एक गवर्नमेंट प्लेस है लेकिन बहुत ओल्ड एरिया है, वहाँ पे हमने इसकी म्यूज़िक वीडियो की। लेकिन उस म्यूज़िक वीडियो को काफ़ी पजीराई मिली, चम्मानी अर्स काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। ये जो हमारा आइडिया था, और इस आइडियाज़ में बहुत से लोगों ने उस तरह काम किया, लेकिन उस तरह के उनको पजीराई नहीं मिली जितना हमें मिली। इसके बाद फिर हम लोग आ गए। फिर इसका मैंने एक मैशअप सॉन्ग बनाया बेज़ुबान वदार के नाम से। बेज़ुबान वदार भी आज तक भी मेरे पेज के अंदर है। वो 1 लाख 2 लाख उस वक्त, यानी कि अगर बात करें 2 लाख व्यूज़ हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक वो था। फिर उसके बाद शायद हमने साथ काम नहीं किया, क्योंकि उसके अलग उसके अपने नेचर थे, मेरा अलग एक नेचर था। मेरा नेचर ये था कि अगर कोई काम करे तो वेलकम, जो ना है उसके लिए भी गुड लक है। बाकी ये था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो उनके साथ हुई, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि जब बीच में हमारा एक वो था कि इसने चम्मानी आर्ट्स को दोबारा रीन्यू किया, और रीन्यू करने के बाद उसने मुझे क्लेम किया। तो इस बात पे मैंने थोड़ा वो किया। मैंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को क्लेम को हटा दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैंने उस वक्त पे आपका साथ दिया था तो आपको चाहिए कि आप कामयाब हों, जो भी आप जहाँ भी हैं खुश रहें। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि आप अगर जहाँ से आप उठ रहे हैं अब वहीं ही उन्हीं के पैर ही काट रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हो गई, वो हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद वो अपने काम पे लगा हुआ, मैं अपने। अच्छा, ये जो उसका वायरल सॉन्ग है कहानी सुनो, तो इसमें उसने क्या स्ट्रगल किया, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कहानी सुनो के हवाले से, जो उसको इस नहज तक, इस मकाम तक लेकर गया? तो कहानी सुनो के बाद के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले वो कोक स्टूडियो गया हुआ था। अब कोक स्टूडियो ज़ाहिर सी बात है जब पे करता है तो इतना कम तो नहीं करता कि उसके पास वो है। तो उस वक्त उसके पास इतने वसाइल थे कि इसने उन चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज़ किया और बहुत अच्छे से उसको निकाला। अब जाहिर सी बात है जब पहले हम लोग काम करते थे, पहले की क्वालिटी और अभी की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। उसका जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर था वो भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसका अपना ही है। जैसे कि वो एक LUG जो रैपर्स थे वो भी पहले कोक स्टूडियो में थे, लेकिन अभी वो इसी के साथ काम कर रहे हैं, इसी को म्यूज़िक प्रोड्यूस इसको करके दे रहे हैं। तो उन्हीं ने उसको म्यूज़िक करके दिया था। और शायद स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा था, स्ट्रगल तो नहीं है, लेकिन ये था कि उन्होंने काम अच्छा किया और अच्छा है तो इसलिए ज़्यादा वो फेमस है और लोग उसको सुन रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं। सिर्फ क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर भी लोग इसको वो भी कर रहे हैं, पजीराई कर रहे हैं। लेकिन वही बात है क्योंकि जब इसने पहले कोक स्टूडियो किया, कनायारी से ज़्यादा बढ़कर इसको इसमें पजीराई मिली, क्योंकि इसका एक तो ये अपना ओरिजिनल सॉन्ग था। काफ़ी इसमें भी इसको दुश्वारी हुई। टी सीरीज़ ने इसको भी क्लेम किया था, लेकिन उसके बाद टी सीरीज़ ने वो क्लेम हटा दिया, क्योंकि टी सीरीज़ को लगा था कि ये हमारा गाना है, ये दोनों हमारे हैं। लेकिन बाद में वो भी एक सॉर्ट आउट हो गया कि वो इनके अपने ही हैं, बस चल रहा है वो। अच्छा, मुझे बताइएगा ऐसे कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनको आपने निखारा है? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि निकारा है, लेकिन ये था कि उसके साथ मैंने स्टार्ट में काम किया था। जैसे कि अपना ईवाबी भी है, ईवाबी के साथ मैंने काम किया था। ईवाबी का मुझे याद है कि उसका मैंने फर्स्ट सॉन्ग मैंने किया था, उसका एक डेब्यू सॉन्ग था जाल के नाम से। तो उसका मैंने म्यूज़िक वीडियो किया था, क्योंकि
उसको फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो ही मैंने किया था, उसका सेकंड भी ही मेरे साथ ही था। वो म्यूज़िक वीडियो मेरा था अपना रोज़ी के नाम से। रोज़ी बेसिकली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, डॉन न्यूज़ का एक वो था फेस्टिवल था, उसके लिए मैंने किया था। तो डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद मुझे लगा कि उसका एक रैप सॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो एक औरत थी, क्योंकि वो जिस तरह की वो स्ट्रगल लाइफ अपनी चल रही थी, ट्रक आर्ट थी, बाइक चला रही थी, मैंने कहा था कि उसका एक रैप सॉन्ग होना चाहिए था। तो मैंने कहा मेल से ज़्यादा फीमेल से करवाऊँ। फिर मेरी बात हुई ईवा से, तो ईवा को मैंने कहा कि इस तरह के वो है, उसने कहा मुझे स्टोरी सेंड कर देना इसकी। तो मैंने पूरी उसकी कहानी सुनाई, उसने उस कहानी के मुताबिक उसका एक लिरिक्स लिखे उसके लिए, बहुत अच्छा लिखा। और उसके बाद मैंने म्यूज़िक भी एक मलीर में एक छोटा सा लड़का है, मैंने उसी से मैंने इसको म्यूज़िक बनवाया। मैंने आई थिंक उसको मैंने पे किए थे। और फर्स्ट टाइम जब ईवा का जब ये म्यूज़िक वीडियो बना रहा था मैं, क्योंकि जब हम लोग ड्रोन वगैरह काफ़ी चीज़ें हम लोग बाहर से रेंटल करते हैं, मंगवाते हैं, तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो उस वक्त मैंने शायद ईवा का ये सॉन्ग था, इससे पहले एक सॉन्ग था, तो उसके लिए मैंने बाकायदा वो ड्रोन मैंने परचेज़ किया। मैंने आई थिंक मुझे उस वक्त 70-80 हज़ार का मुझे पड़ा था, अभी तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए। एक बेसिक से मैंने वो ड्रोन लिया था, वो कैमरे वगैरह थे, यानी कि पूरा मैंने प्रोड्यूस किया उसको। मैं प्रोड्यूस करने के बाद उसको अपलोड किया हमने। उस वक्त तो ज़्यादा इस गाने को इतनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। जाल जो उसका सॉन्ग था जिसमें छोटा सा उसका पार्ट था, वो पार्ट उसका बहुत हिट हुआ। फिर उसके बाद फिर लोगों ने उसको बुलाना स्टार्ट किया, जैसे कि पटारी के अंदर कोई ऐसा जो अपना वो था जलबरी था, जलबरी के अंदर वो आई। उसके बाद फिर क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे एक तो ये है कि लड़की काम कर रही है, दूसरा इसका आप में बेतुलियारियन, फिर तो एक बड़ा एक वो था। बस ये उसके साथ सीन था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लड़के आए जैसे कि ज़िंदगी मैशअप के नाम से, उनके लिए मैंने एक वो किया सॉन्ग बनाया, मैशअप सॉन्ग बनाया। वो भी इतने हिट हो गए कि उनको इवेंट्स से इवेंट्स मिलने लगे। बस ये था कि जब ये तो आपकी आंखें अगर गलत जगह पहुंच जाएं तो आपका एक गलत वक्त भी आ जाता है। तो उनके साथ वही सीन हुआ कि वो बिल्कुल ही गायब हो गए। अब मैंने जिनके साथ काम किया था उनमें से एक कलील है और एक ईवा है, जो अब तक काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर हैं और चाह रहे हैं, लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो यंग लोग हैं, यंग लड़के हैं, यंगस्टर गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि वो किस तरह से एक अच्छा जो है सॉन्ग गा सकते हैं और इंडस्ट्री में एक कामयाब नाम बन सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैंने पहले की स्टोरी बता दी, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो करो। यानी कि हमारे यहाँ पे एक चीज़ होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो हम एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास तो उस वक्त इक्विपमेंट भी नहीं थे। मैंने अपना काम जो किया था, स्टार्ट किया था, मुझे अब तक याद है, मैंने नोकिया के किसी फ़ोन से स्टार्ट किया था मैंने। और मैंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो सेल फ़ोन से बनाई थी। और मैंने दूसरी शॉर्ट फिल्म जो बनाई थी वो सेल फ़ोन से बनाई थी। और सेल फ़ोन से बनाने के बाद मैंने उसकी स्क्रीनिंग की थी, यहाँ तक बस यहाँ वहाँ से मुझे पैसे कुछ मिल गए थे, मैंने जोड़ मोड़ के मैंने वो स्क्रीनिंग की मैंने। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया जो शॉर्ट फिल्म मुझे जब मैंने पहली बनाई 212, उसका कुछ यूँ था कि मैंने किसी जगह काम किया था, मैंने उसको कहा था मुझे पैसे नहीं दो, मुझे एक दिन के लिए कैमरा दे दो ताकि मैं उससे कोई फिल्म बनाऊँ। यानी कि आपको अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है या तो कुछ आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ को यूज़ करो, खुद को यूटिलाइज़ करो। इससे बेहतर ये नहीं कि आप घर पे बैठो, आप ये सोच लो कि यार नहीं उसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, अच्छा माइक है, वो अच्छा गा सकता है, उसके पास अच्छा कैमरा है, वो अच्छा कर सकता है। आप भी अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप वो बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। बाकी ये है कि किसी को हेल्प चाहिए होता है, जैसे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हम इसमें काम कर सकते हैं, तो मेरे लिए तो वेलकम है हर किसी के लिए। हर कोई, यानी कि मैंने तो काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, अब नाम तो गिन नहीं सकता मैं कितने लोग हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मैंने काम किया। अगर मेरा पेज में जाएंगे WR के पेज में, उसके अंदर आपको सारे नए टैलेंट मिलेंगे। लोग कहते हैं कि आप फेमस लोगों के साथ काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा फेमस लोगों के साथ काम कर रहा हूँ मैं, उनके अपने इदारे के साथ काम कर रहा हूँ मैं। जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल रहा है उसमें बहुत खुश हूँ मैं। अब ये नहीं है कि मैं ज़्यादा के लालच में खुद को ख़राब करूँ या खुद को बदनाम करूँ। मैं अब एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे इदारे में काम कर रहा हूँ और अपना एक फ्रीलांसर भी हूँ, अपने इक्विपमेंट्स मैंने ले लिए हैं, अपना एक सेटअप है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है मेरा।
बिल्कुल नाज़रीन, हमारे हमरा मौजूद थे अदील वली रईस साहब, जो कि एक पाकिस्तान का एक नाम भी है, और कुछ ऐसे नाम भी मौजूद हैं जिन्होंने उनको न्यूट्रलाइज़ किया, उनको स्ट्रगल किया, और उनके साथ अभी जैसे उन्होंने बताया कि कैफ़ी खलील की अगर हम बात करें तो उनके पास एक मकाम पर कुछ पैसे भी मौजूद नहीं थे, मगर इनकी भी सपोर्ट थी और उनका भी एक जुनून था, जिस मकाम से आज उनको एक पाकिस्तान का स्टार बनाया है। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको उन्होंने प्रमोट किया। मुझे इसी अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने